आज का क्लास है गाउट, गठिया जिसको बोलते हैं गाउट। ये जो है बहुतायत रोगियों में आज हमें देखने को मिल रहा है गाउट, जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट जो है हम आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट, और बरसों से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गाउट जो है इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इसका जो लाभ है वो हमें मिलता है। गाउट एक्चुअली में ये जो जोड़ की बीमारियां हैं इसमें कई तरह की हैं, तो आज हम गाउट को देखेंगे कि गाउट तो ट्रीटमेंट की अवस्था में, चूंकि जब इसको पढ़ाएंगे तो ये बहुत लंबा चैप्टर होता है, लेकिन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, गाउट के ट्रीटमेंट की। ठीक, तो पिछले 10 वर्षों से जो प्रैक्टिस में हमने इस्तेमाल किया है, जिस विधि को अपनाया है, उस विधि के तहत ही इसको बताने की कोशिश करते हैं हम हर बीमारियों की। तो इसमें गाउट जो होता है, ये 3 चीजें इसमें आती हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ऑर्गेनिक रेमेडी, दूसरा आता है प्रिंसिपल रेमेडी, तीसरा आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। ये 3 तरह की औषधियां जो हैं हम इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और रोगी 100% ठीक होता है, गाउट का रोगी। तो अब आते हैं पहली चीज की इसका सिम्टम, लक्षण। रोगी हमारे पास जब चेंबर में आता है तो इसमें भी जो दर्द लेके आता है रोगी, यानी जब आक्रमण होता है, इसको रोग से ग्रसित होता है, तो एक्यूट जब आता है, इसको एक्यूट गाउट, तो इसमें जो है इंडाइजेशन की समस्या होती है। इसको इंडाइजेशन यानी दर्द होने के 1-2 दिन पहले कभी रोगी नोटिस करता है, कभी रोगी नोटिस इसको नहीं करता है। ठीक, और उसमें अपच के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है कि इसको बेचैनी, घबराहट और चक्कर, कभी हाथ पैर में फड़फड़ाहट, सनसनाहट और खिंचाव होने लगती है। फिर आधी रात में इसका जो स्टार्ट होता है, ये आधी रात में एकाएक फीवर के साथ जो छोटी संधियां हैं, जो छोटे स्मॉल जॉइंट हैं, उसमें शोथ और तीव्र पीड़ा के साथ, स्मॉल जॉइंट में सूजन, शोथ, लालिमा, तीव्र पीड़ा और ज्वर के साथ इसका आक्रमण जो है वो होता है, इस गठिया। और ये 102 से 103 डिग्री बुखार तक शुरुआत में होता है इसको, लेकिन कुछ समय बाद इसको पसीना होता है और बुखार में आराम मिल जाता है, और बुखार में आराम मिलने के बाद इसकी जो संधियां हैं, जोड़ हैं, वो सूजे हुए मिलते हैं, स्वेल्ड मिलते हैं सुबह में। लेकिन ये भी जो सिम्टम है एक्यूट, ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है, शोथ और पीड़ा शांत हो जाते हैं। तो ये एक्यूट कंडीशन में ऐसा होता है, एक्यूट कंडीशन में ऐसा होता है। कभी कभी ये खत्म हो जाता है होने के बाद, और फिर कभी कभी अचानक से 6 महीना, साल भर बाद भी फिर ऐसा होता है उसको। ठीक है,
तो ये एक्यूट जब आक्रमण होता है रोगी को तो ऐसा हमें आगे बताता है। इसका पेकुलियर ये है कि ये छोटे जोड़ से शुरू होता है, चाहे वो अंगूठा जो है पैर का हो या हाथ का हो, इस छोटे जोड़ से ये रोग जो है ये शुरू होता है। और इसमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इसका यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ मिलता है, ये और टीएलसी भी बढ़ा हुआ मिलता है, टोटल ग्लूकोसाइड एक्यूट कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिलता है इसको। तो ये लालिमा और शोथ के साथ होता है और छोटे जोड़ से ये होते हुए बड़े जोड़ की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि इसके जो लक्षण हम देख रहे हैं कि फीवर बुखार के साथ स्मॉल जॉइंट में पेन और स्वेलिंग और लाल होना, लालिमा होना, ऐसा हमें एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, तो ये लक्षण लेके रोगी आता है। एक्चुअली में हमारे पास, हम लोग के पास मूलतः क्रॉनिक रोगी ही आते हैं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि प्रोसेस वाइज इसको बताना है, पढ़ाना है, क्योंकि एक्यूट में रोगी ना समझ पाता है ना जान पाता है, सिम्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। कभी कभी उठ के दर्द की दवाई और पेन किलर खा लेता है और बुखार की दवाई खा लेता है, ठीक, रोग कुछ दिन के लिए दब जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो शरीर में चीजें रहती हैं, उसके ब्लड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह के लक्षण हमें देखने में गाउट में मिलते हैं। दूसरा आते हैं कि इसके प्रिंसिपल रेमेडी पे, ठीक, प्रिंसिपल रेमेडी जब हम सेलेक्ट करेंगे, जो सिम्टम मैंने बताया, सिम्टम के आधार पे ही सिम्टोमेटिक दवाएं हम देते हैं उसको, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों दवाएं सिम्टम के आधार पे ही हम दवा का चयन करते हैं। दूसरा, जब प्रिंसिपल रेमेडी की बात करते हैं तो इसमें हमें कारण या रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, वो आंतरिक हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं, इसके कारण आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते हैं। तो जहां तक हम गठिया की बात करते हैं, गठिया का जो कारण है मूल रूप से ये माना जाता है ऐसा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। वो जो जोड़ में जा करके और जो सोडियम बाइयूरेट है, सोडियम बाइयूरेट जो है वो संधियों में जमने लगता है, जो जोड़ होते हैं उनमें जमने लगता है, सोडियम बाइयूरेट्स उसके कण जो हैं जमने लगते हैं और पेशेंट को पेन क्रिएट करते हैं वहां पे। तो चूंकि शरीर में कोई भी पदार्थ, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डिटिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड, रक्त और रस का परिवर्तन ही रोग का कारण होता है। तो उसी आधार पे हम औषधियों का भी चयन करते हैं ताकि हमें लाभ मिले। तो हमारे अनुसार जो ये रोग हुआ है उसके क्या है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ने के कारण होंगे, इसके बढ़ने के कारण होंगे कि किस कारण से ये बढ़ा है शरीर में। तो ये जो बढ़ा है, ये बढ़ने का जो कारण है वो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक कारण हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ का हमारे शरीर में
घटना या बढ़ना उन अंगों की क्रिया, जो अंग उसको मेटाबोलाइज कराते हैं, उन अंगों की खराबी के कारण होता है। ठीक, यानी उन अंगों की क्रियात्मक क्षमता जो है वो ठीक नहीं है, क्रिया ठीक से नहीं कर रही है। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसका एक कारण होता है, ऐसा माना जाता है। और दूसरा कारण जो है ये कभी-कभी पैतृक भी होता है, ये वंशानुगत भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। और ये पुरुषों को ज्यादातर होता है, महिलाओं को कम होता है, ऐसा है इसका। और ये उन्हीं को होता है जो फैटी या प्रोटीनियस डाइट, फैटी या प्रोटीनियस डाइट जो है ज्यादा अगर लेते हैं, जो ऐसे लोग, उनको ज्यादातर जो मांस मदिरा का सेवन या ज्यादा फैटी डाइट का सेवन करते हैं, उनमें मुख्य रूप से ये पाया जाता है। क्योंकि जब हम प्रिकॉशंस बताते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें प्रोटीन की डाइट बंद कर दी जाती है मरीज को, कि आप जो है प्रोटीनियस डाइट बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक, तो इसके कारण में हमने देखा तो मेटाबॉलिज्म कारण है, चाहे वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो फैट का मेटाबॉलिज्म है, इस गड़बड़ी के कारण ये हो रहा है। ठीक है ना। और एक तो हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी कारण है कि उसके पिता माता या दादा दादी को हुआ है तो उसको हो सकता है। अब तीसरा आते हैं कि ऑर्गन, ऑर्गन पे जब आते हैं तो ऑर्गन इसमें क्या इन्वॉल्व है, ज्वाइंट, जोड़ी इन्वॉल्व है। तो आसानी से इस फ्रेम में रख के आप औषधियों का चयन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फार्मूले को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इसको बना सकते हैं। जब आप ये तीन जो मैं विगत प्रैक्टिस में मैंने इसको पाया कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है वो इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, तो उस आधार पे जब हम बीमारी को 3 चीजों में बांटते हैं तो ये 3 चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि ऑर्गन इन्वॉल्व है, दूसरा कारण है, तीसरा मरीज सिम्टम लेके आ रहा है। ठीक, तो अगर इन 3 चीजों पे हम काम करते हैं तो रोगी को 100% आराम मिल सकता है। ठीक, तो ये ज्यादातर इसको जानने के लिए कारण को हम यानी कि प्रिंसिपल रेमेडी जब लिखते हैं तो कारण को जानने के लिए कई बार हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, सीबीसी कराएंगे उसका, और सीरम यूरिक एसिड कराते हैं, सीरम यूरिक एसिड, जिसमें हमें एलिवेटेड माने बढ़ी हुई मात्रा में यूरिक एसिड देखने को मिलती है। तो ये रोग जो है जो ज्यादातर ऐसे लोग जो प्रोटीनियस डाइट का, हाईली प्रोटीनियस डाइट जो है ले रहे हैं, वो उनका लीवर ठीक नहीं है। तो ये प्रिंसिपल रेमेडी में जो हम ऑर्गन देखते हैं वो लीवर आता है हमारे पास, कि लीवर ठीक से काम उसका नहीं है, लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है। तो हम जब इसका चिकित्सा कार्य करना शुरू करेंगे, चिकित्सा कार्य, तो 3 बातों पे ही हम औषधियों को चयन करना शुरू करेंगे। तो पहला आते हैं हम सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। सिम्प्टोमेटिक रेमेडी तो इसमें क्या है कि फीवर है, बुखार है, आ रहा है समझ में, फीवर है, बुखार है, यानी कि रेमेडी हमारी F1 होती है। और इसको क्या है कि स्वेलिंग,
यानी कि इसमें भी दो तरह की दवाएं हमारी होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि सिम्टम को खत्म करने के लिए दो तरह की दवाएं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उसके जोड़ में हम फीवर है उसको F1 देंगे और उसके जोड़ में सूजन, तो सूजन में हम लगाने के लिए S5 C5 A2 L1 और G का एप्लीकेशन जो है जोड़ पे दिया जा सकता है इसको। अल्टरनेट WE दे सकते हैं इसको, अल्टरनेट हम WE भी लगवा सकते हैं। तो ये हो गया आपके फीवर और जो स्वेलिंग है और जो लालिमा हुआ है इसके लिए आप दे सकते हैं इसको। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल रेमेडी पे, ठीक। तो प्रिंसिपल रेमेडी में दो तरह की बातें हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है और दूसरा कारण, जो कारण है आपका। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप औषध का चयन कर सकते हैं, लेकिन आप जब लीवर को देखते हैं तो लीवर की मेटाबॉलिज्म लीवर से ठीक नहीं हो रही है, तो लीवर की दवाई S5, ब्लड में बढ़ा हुआ है तो A3 और F1, ठीक। और इसमें आर्गन इन्वॉल्व क्या है, किडनी भी इन्वॉल्व है, यानी कि फिल्ट्रेट नहीं कर रही है यूरिक एसिड को, आ रहा समझ में, फिल्ट्रेट नहीं कर रही, यानी कि लीवर और किडनी, कारण वाले में हम लीवर और किडनी दोनों को देखते हैं। तो S6 और C6, ठीक है, ये हमारी औषधि हो सकती है फॉर द किडनी। किडनी में केवल S6 भी देंगे तो भी काम हो सकता है, C6 देने की जरूरत नहीं है, तो S6 हो सकती है। और अब आर्गन पे आते हैं तो क्या इन्वॉल्व है उसका, ज्वाइंट में वहां पे इन्वॉल्व है। तो ज्वाइंट में आप C3 और C4 दूसरी चीज की स्वेलिंग है तो वहां पे A2, ठीक, A2। हेरिडेटरी कॉज है, अगर हेरिडेटरी कॉज है तो प्रिंसिपल रेमेडी में भेनोन भी हम जोड़ सकते हैं, इफ यदि हेरिडेटरी है तो हेरिडेटरी में हम भेनोन जोड़ सकते हैं उसके साथ। और जो ऑर्गेनिक रेमेडी हमने बताई, तो ऑर्गेनिक रेमेडी में आप C4 या C3 प्लस A2, C4 C3 A2 L1, L1, तो ये आपकी ऑर्गेनिक रेमेडी होगी। यानी कि एक तरफ आपकी प्रिंसिपल रेमेडी हो गई, सिम्टोमेटिक रेमेडी हो गई, और तीसरा प्रिंसिपल रेमेडी आपकी हो जाती है। अब इसके डोज और डाइल्यूशन की बात करते हैं। डोज यानी कि डोज कैसे देते हैं मरीज को और डाइल्यूशन कैसे देते हैं, कौन सा डाइल्यूशन इसको देंगे, ठीक। तो एक्यूट में आपके पास रोग आया है इसका, तो इसको आप D5 से चलाएंगे या D6 से,
यानी कि रोगी के कंडीशन के अनुसार आप इसका डाइल्यूशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, डोज इसका होगा, अगर फीवर ज्यादा है तो रिपीटेड इन डोज, फीवर उतारने के लिए लगातार, दर्द ज्यादा है तो लगातार इसको दवाई जो है हम आधे आधे घंटे पे भी चला सकते हैं। जो जो इसके सिम्टम कम होते जाए, दवा का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रो जो है हमारी दवाई वो तत्काल तीक्ष्ण प्रभावकारी होनी चाहिए, रोगी को तुरंत आराम मिलना चाहिए। तो तुरंत आराम मिलने के लिए रिपीटिशन ऑफ द डोज जो है वो होना चाहिए रोगी को। ठीक, तो ये इस तरीके से आप औषधियों का चयन कर सकते हैं और आसानी से रोगी ठीक किए जा सकते हैं। इसमें जो है रोगी को प्रोटीनियस और फैटी डाइट जो है वो बंद करा देनी चाहिए, जिसमें कि किसी भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद होने चाहिए, दाल बंद हो जाने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट बंद हो जाना चाहिए। यानी कि एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं ये सब बंद हो जाने चाहिए और दाल वाली जितनी चीजें हैं ये बंद हो जाती है इस रोगी में। धीरे धीरे रोगी जो है वो राहत में मिल जाएगा, रोगी ठीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसकी चिकित्सा जो है वो करते हैं और रोगी ठीक होता है इस रोग में। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है हम इसी आधार पे करते हैं। ठीक है।